हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। आज की हमारी वीडियो होने वाली है इंडिकेटर्स के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डू कंसीडर देम। प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी एजुकेशनल कंटेंट कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर आने वाले हैं। विद दैट सेड, लेट्स मूव अलोंग विद द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं और इनका रोल क्या है। इंडिकेटर्स ऐसे टूल्स हैं जो हमें प्रीवियस डेटा को स्टडी करके फ्यूचर में मार्केट में क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्या ये फ्री होते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री होते हैं और सारे ही ब्रोकर्स अपने यूजर्स को ये प्लेटफॉर्म पे यूज करने के लिए देते हैं। चलिए देखते हैं कि आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना कोई भी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे तो आपको वहाँ पे एक FX करके एक आइकन दिखेगा। यहाँ पे मैंने ICICI बैंक का चार्ट खोला हुआ है। FX के आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटर्स, मैट्रिसेस एंड स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे आप चाहें तो अपने इंडिकेटर्स को सर्च कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MACD। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD एक इंडिकेटर होता है। अगर मैं यहाँ पे जो ये पहला ही लाइन दिख रही है, अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो ये इंडिकेटर इधर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग इंडिकेटर्स को सर्च करके उनको यूज कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं 3 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जो मैं पर्सनली तो रोज ही यूज करता हूं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स को यूज करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर को। पहले हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज में इस एवरेज का मतलब क्या है। तो एवरेज हम सबने मैथ्स में पढ़ा है कि एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास 3 नंबर हैं 2, 3 और 8। अगर मुझे इन तीनों का एवरेज निकालना है तो ये होगा 2 + 3 + 8 डिवाइडेड बाय 3, जो कि होने वाला है 4। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। अब मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? वैसे तो मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज और सम ऑफ क्वांटिटीज फिक्स ना हो। इसको एक और तरीके से समझते हैं। सपोज मेरे पास 5 नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, और मैं अगर इसमें पूछूं कि इसमें मूविंग एवरेज 3 क्या होगा, तो इस केस में मैं आखिरी के 3 नंबर लूंगा, क्योंकि हमें मूविंग एवरेज 3 निकालना है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज 3 होने वाला है 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, विच इज अगेन 4। तो जब भी हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे होते हैं, हम जो लेटेस्ट क्वांटिटीज होती हैं उन सबका एवरेज निकालते हैं। चलिए इसको ना एक बार स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज 2 दिन पहले किसी स्टॉक का प्राइस था 1000 रुपये, फिर कल उसका प्राइस था 1500 रुपये और आज उसका प्राइस है 2000 रुपये। अगर मैं इसमें पूछूं कि मूविंग एवरेज 3 क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज 3 हो जाएगा 1000 + 1500 + 2000 डिवाइडेड बाय 3, जो कि 1500 होने वाला है। तो ये आ जाएगा इसका मूविंग एवरेज 3। स्टॉक मार्केट में हमारे लिए 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट में ये एज अ सपोर्ट का काम करते हैं। जनरली जब भी कोई स्टॉक फॉल हो रहा होता है तो वो इन्हीं मूविंग एवरेज के पास आकर सपोर्ट बनाता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वापस बाउंस करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसे कैसे चार्ट्स पर लगा सकते हैं। वापस से मैंने यहाँ खोला हुआ है ICICI बैंक का चार्ट। हम लोग जाएंगे इस FX वाले साइन पे और इधर पे मैं सर्च करूँगा मूविंग एवरेज। तो जब आप मूविंग एवरेज चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें सिंपल वाला मूविंग एवरेज को चूज करना है, मूविंग एवरेज सिंपल नाम से जो दिया हुआ है। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली चार्ट पर आ जाएगा। आप यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन देख पा रहे होंगे, इसे हम मूविंग एवरेज की लाइन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम इस मूविंग एवरेज की सेटिंग्स किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे SMA 9 क्लोज दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं उसे क्लिक करूंगा उससे रिलेटेड मेरे पास ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। आई बटन को मैं दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा, उसकी बगल वाली बटन को मैं दबाऊंगा तो सेटिंग्स खुल के आ जाएंगी, और नेक्स्ट में जो रिसाइकल बिन का साइन बना हुआ है उसको दबाने से ये यहाँ से हट जाएगा। अब ये सेटिंग्स को हम देख लेते हैं। इधर पे लेंथ दिखाई दे रही है 9। थोड़ी देर पहले हम जहाँ एग्जाम्पल्स देख रहे थे वहाँ पे हम लेंथ यूज़ कर रहे थे 3, तो वो हमें 3 SMA के रिजल्ट देता। लेकिन मैंने जैसे बताया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 20
मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। तो चलिए चार्ट पे पहले 20 मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं। मैंने यहाँ पे लेंथ को चेंज करके 20 कर दिया है और इसे मैं सेव कर लूंगा। तो अब आप देखोगे कि उस लाइन जो पहले लाइन बनी थी उससे ये लाइन अब थोड़ी दूर हो चुकी है। बेसिकली ये इंडिकेटर लास्ट 20 जो ट्रेडेड प्राइस हैं उनका एवरेज निकाल के एक लाइन बना के दिखा रहा है। हम ऑलरेडी चार्ट पर नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से इधर पे जब भी ये प्राइस है इसी लाइन के आसपास घूम रहा है। कुछ बार ये नीचे भी जाता है, लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये इस लाइन के आसपास आएगा गिरने के बाद और फिर यहीं से वापस ऊपर जाने लग जाएगा। चलिए इसे अब 20 की जगह 50 में लगा कर देखते हैं। मैंने अब इसे 20 से चेंज करके 50 पे कर दिया है और इसे ओके करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये लाइन थोड़ी और नीचे आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो हमने मूविंग एवरेज यूज़ किया है ये और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जब भी स्टॉक फॉल हो रहा है ये यहाँ से वापस से बाउंस कर रहा है, फॉल होता है फिर बाउंस करता है, फिर यहाँ पे आता है सपोर्ट लेकर फिर बाउंस करता है। अगेन ये वाला हमने देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही नीचे गया, जिसके बारे में अभी वापस देखेंगे, लेकिन वापस से इस जगह पे आने के बाद ये वापस से बाउंस कर रहा है। चलिए अब लगा कर देखते हैं हम 200 मूविंग एवरेज। अभी मैं इसे ओके करता हूँ। अब आप देखोगे कि ये लाइन और ज़्यादा नीचे आ चुकी है। जब भी मार्केट में कोई एक बड़ा फॉल आता है तो हम जनरली देखेंगे कि वो जाके 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, लेकिन जब जनरली छोटे मोटे जर्क्स आ रहे होते हैं मार्केट में तो स्टॉक 20 या फिर 50 मूविंग एवरेज पे जाके सपोर्ट लेते हैं। अवर नेक्स्ट इंडिकेटर इज पिवट पॉइंट्स। हम कई बार मार्केट में ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर पे सपोर्ट होना चाहिए किधर पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, या फिर सपोज मार्केट ऑल टाइम हाई में है तो उसका अगला रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। इस चीज में हमें हेल्प करता है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट हमारे लिए उस चार्ट को स्टडी करता है, पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता करता है और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि इस चार्ट का नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे चार्ट्स पर यूज कर सकते हैं। अगेन जैसे हमने मूविंग एवरेज लगाया था, एफएक्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पिवट पॉइंट्स। यहाँ पे आपको दिखेगा सेकंड नंबर पे पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। इसे आप जैसे ही लगाओगे तो आप देखोगे चार्ट में बहुत सारी लाइनें बन गई हैं। इनको समझने से पहले चलिए देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ दबाता हूँ तो मुझे एक आई बटन दिखेगी जिससे मैं इसे हटा सकता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे एक ऑप्शंस की बटन दिखती है और उसके बाद होता है डिलीट की बटन। ऑप्शंस में हमें जाके कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इनपुट में टाइप जो यहाँ पे ट्रेडिशनल दिया हुआ है इसको हमें फिबोनाची करना है, फिर हम इसे सेव कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ S1, S2, S3, R1, R2, R3। तो यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सपोर्ट और R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। आप देखोगे कि जब भी कोई स्टॉक फॉल करेगा या फिर बढ़ेगा तो वो इनमें से ही किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जाके रिएक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये R2 से फॉल होते हुए नीचे आया और S3 में जाके सपोर्ट लिया। इस जगह पे आप देखोगे कि S1 के पास में प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम R2 में नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से पिवट पॉइंट को हम यूज करके मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा और आखिरी इंडिकेटर होने वाला है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड भी हमें मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं चार्ट पे कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बाकी इंडिकेटर्स लगाए थे उसी तरीके से हम जब एफएक्स पे दबाएंगे तो हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड सर्च कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमें दिख रहा है बॉलिंजर बैंड्स, इसे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे चार्ट्स पर लग जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे पहले आई बटन था वैसे ही आई बटन है इसे हटाने के लिए, फिर ऑप्शंस का बटन है एंड देन डिलीट का बटन है। ऑप्शंस में जाएंगे जब हम तो हमें बस एक चेंज करना है, स्टाइल में जाने के बाद बेसिस और बैकग्राउंड हम बंद कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे एक चार्ट जो कि एक रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है एक रेजिस्टेंस और ग्रीन लाइन जो नीचे है वो रिप्रेजेंट करता है सपोर्ट। आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक का चार्ट जब इस रेड लाइन के पास आता है तो यहाँ से फॉल होगा वो तब तक जब तक वो ग्रीन लाइन के पास नहीं आ जाता, और जब भी वो ग्रीन लाइन के पास आएगा तो आप देखोगे कि वो वापस से रेड लाइन के पास जाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि मार्केट आपको इस तरीके से कुछ स्क्वीज होता भी दिखे इन दोनों के बीच में, लेकिन जब भी ये लाइनें दूर दूर होंगी तो आप देखोगे जब भी ये फॉल होगा तो ये ग्रीन लाइन पे आके सपोर्ट लेगा, और ग्रीन लाइन से जब भी ये बढ़ेगा तो आप देखोगे कि ये रेड लाइन तक जाने की कोशिश करता है। अब हमने तीनों इंडिकेटर्स तो देख लिए, लेकिन क्या हमें मार्केट में सिर्फ इस इंडिकेटर के बेस पे ही काम करना चाहिए? द आंसर इज नो। हम कंप्लीटली इंडिकेटर्स पे डिपेंड होकर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। हमें और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है, उसके बाद ही हम इन इंडिकेटर्स पे वर्क करते हैं। हमें देखना होता है कि क्या मार्केट में उस समय सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, कैसा स्टॉक फंडामेंटली परफॉर्म कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेजर सपोर्ट लेवल या मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है। इन सारी चीजों को हम जब एक साथ स्टडी करते हैं और साथ ही उसमें एक क्रक्स मिलाते हैं इंडिकेटर्स का, तो हमें एक ज्यादा अच्छी ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं।
तो ये थी हमारी वीडियो इंडिकेटर्स के ऊपर। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो होने वाली है सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसे मास्टर कर लें तो एटलीस्ट आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कभी भी परेशान नहीं होने वाले। आज की वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।